आपको भी कभी सोते वक्त एहसास हुआ है कि कोई तो है कमरे के बाहर? मन में उछलता कीड़ा डरता है, कहता है देख कर आजा, और दूसरी ओर दहल दहल कर कहता है कि मत जा, तकिए में मुंह दबा के सो जा। मगर अपनी अज्ञानता को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप चल देते हैं हिम्मत की थैली लेकर, भूत पिशाच आत्मा को ढूंढने, जो शायद आपको वश में कर ले और आपको पता भी ना चले। मान लीजिए आपने एक भयानक भूत देखा और कुछ समय बाद आपको याद ही ना रहे, या आपके दिमाग की औकात ही ना हो कि उस घटना को याद रख सके। खैर, यह सवाल उतना ही पेचीदा है जितना कि आत्माओं की दुनिया का रहस्य। अभी के लिए मैं गौरव सुनाने जा रहा हूं घर का एपिसोड 2। टेबल पर खाने का होना, घर में कैदी की तरह महसूस करना, और तो और हवेली में एक भयानक गूंज का उठना। इतना सब होने के बाद भी समर्थ को यह जानना था कि आखिर इसके पीछे है कौन। समर्थ अब किचन की ओर बढ़ता है। कुछ देर पहले समर्थ किचन में आया था, लेकिन अब किचन का रूप आंगन से दो तरफा है। आंगन में एक पुराना झूमर है जिसकी रोशनी हल्की हो चुकी थी, मगर फिर भी वो आंगन में ऐसी रोशनी बरसा रही थी जैसे चारों तरफ आंगन में मोमबत्तियां जल रही हों। मगर किचन में उसका उल्टा घना अंधेरा। यह अंधेरा ऐसा था कि आंगन से सटा होने के बाद भी झूमर की कतरा भर रोशनी किचन को छू भी नहीं पा रही थी। समर्थ किचन में घुस तो जाता है, मगर वो किचन में सिर्फ अंधेरा देखता है। ये हो क्या रहा है घर में? घबराहट में समर्थ कहता है। अंदाजे से समर्थ बल्ब के स्विच के लिए दीवारों को छूता हुआ बल्ब के स्विच तक पहुंच जाता है। खटकों को ऑन करने के बाद भी बिजली में कोई असर नहीं। फिर एक बार समर्थ खटकों को ऑफ करके देखता है और फिर ऑन करता है। कोई नतीजा नहीं। समर्थ उन खटकों को जोर जोर से ऑन ऑफ करने लगता है। ऐसा वो घबराहट में करता है या गुस्से में, ये बात उसकी समझ से भी बाहर थी। वो जैसे किचन में रोशनी लाने के लिए पागल हो जाता है। पागलपन में वो स्विचेस को एक बार फिर घुर्राकर हाथ मारता है कि अचानक स्विचेस से बिजली का एक मामूली झटका समर्थ को हाथ पर लगता है। जैसे खटकों ने अपना गुस्सा समर्थ को जताया हो। वो झटका समर्थ के हाथों को छन्ना देता है। समर्थ अपने हाथों को सहलाने लगता है। अंधेरे से हार मानकर समर्थ वापस बाहर की ओर आता है। समर्थ जैसे ही आंगन में पहुंचता है कि उतने में दरवाजे वाली दीवार से सटकर खड़ी एक वॉच का बेल अपने आप बजने लगता है। वो घड़ी जैसे समर्थ से कह रही हो कि टेबल पर आओ समर्थ, समय बीत रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके बचपन में उसके पिता उसे टाइम दिखाकर खाना खाने को बोलते थे। वो वॉच रात के 9:30 बजे का संकेत कर रही थी। इस समय वही डिनर का है जो समर्थ के पिता कभी उसे दिखाकर खाना खिलाते थे। और ये बेल अपनी आवाज से उस वक्त को जता रही थी। समर्थ को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसके पीछे कौन है, क्यों है। वो बस अपने आगे खड़ी एक चेयर को हाथ मारता है और रास्ता पाकर अपने कमरे की ओर भागता है। वो बस अभी पहली ही सीढ़ी पे पहुंचा था कि उतने में सीढ़ियों पर उसका पैर फिसलता है और वो वहीं गिर जाता है। गिरने के बाद भी वो कमरे की तरफ उठकर फिर से घिसटता हुआ सीढ़ियों को चढ़ता है। सीढ़ियों पर गिरने के बाद अब वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो कैसे ना कैसे करके अपने रूम तक पहुंचकर खुद को बंद कर लेता है। सीढ़ियों पर गिरने से समर्थ के पैर में एक जख्म हो जाता है और जख्म का दर्द समर्थ को तड़पा कर रख देता है।
अब चाहकर भी वापस दरवाजे की ओर जाने की समर्थ की हिम्मत नहीं होती है। उसका पूरा शरीर अभी भी ठंडा है, मगर आंखों में एक तरह की जलन समर्थ को महसूस हो रही थी। पूरे घर में सिर्फ घड़ी के बैल की आवाज गूंज रही थी। बिस्तर में खुद को समेटे हुए समर्थ सिर्फ कमरे में सहमा हुआ सा है। अब जैसे सब कुछ उसके हाथों से निकल चुका है, सब कुछ उसके बस के बाहर है। घर से बाहर जाने का ख्याल, कनाडा जाने का ख्याल, सब कुछ अब समर्थ के दिमाग से जैसे गायब हो चुका है। वो सिर्फ चुपचाप खुद में कैद उस कमरे में बैठा हुआ है। ऐसे करते करते कुछ समय बीत जाता है। सब कुछ सुन्न हो चुका था, घड़ी की बैल भी शांत हो गई थी। समर्थ अभी भी दर्द के कारण बिस्तर में मुंह दबाए खामोश था कि फिर दरवाजा कमरे का अपने आप खुलता है। वो देखता है कमरे के बाहर वही डाइनिंग टेबल वाली चेयर जो कुछ देर पहले आंगन में अपने आप खिसक रही थी। चेयर को देखते ही मानो समर्थ ने कुछ ऐसा देख लिया हो जो बेहद डरावना है। समर्थ की धड़कन तेज हो चुकी थी, समर्थ की सांसें तेज हो चुकी थी। समर्थ अपने बिस्तर पे जम गया था। उसके जख्म के कारण वो वहां से हिल डुल भी नहीं सकता था। इस बार समर्थ का मुंह उसके आंसू से गीला हो चुका था। ये आंसू उसके जख्म के थे या उसके डर के, ये बात समर्थ के सूझबूझ से भी परे थी। थोड़ी देर बाद थोड़ा ध्यान से देखने पर समर्थ को लगता है कि उस चेयर पर कुछ रखा है। अपने हाथों से अपने आंख को साफ करते हुए समर्थ एक बार फिर ध्यान से उस चेयर की ओर देखता है और वो देखता है कि उस चेयर पर एक ट्रे है और उस ट्रे में कुछ जख्म के लिए पट्टी, मलम और कुछ कॉटन का टुकड़ा रखा था। देखने से मालूम हो रहा था कि ये चेयर, ये ट्रे, ये पट्टी, ये मलम, ये सब सिर्फ समर्थ के लिए लाई है। समर्थ उस चेयर को ध्यान से घूर ही रहा होता था कि उतने में वो चेयर फिर से खिसक कर समर्थ की ओर आती है, लेकिन उसके पैर का दर्द उसे मजबूर कर देता है कि वो वहीं पे जमा रहे। समर्थ का पैर उसे इतना लाचार कर देता है कि अब उसके पास वहां से भागने का भी चारा नहीं बचा था। कुछ पल बीतने के बाद समर्थ को लगता है कि उसे उस चेयर से वो ट्रे उठा लेनी चाहिए और वो अपने हाथ को उस चेयर की ओर बढ़ाता है और इस बार वो चेयर वापस नहीं खिसकती है। वो उस ट्रे को अपनी ओर उठाकर रख लेता है। अब समर्थ को लगता है कि उसे वो मलम, वो पट्टी अपने जख्म पर लगा लेनी चाहिए और वो करता भी यही है। उसका जख्म उसे बेबस कर देता है ऐसा करने पर। बिना कुछ सोचे समर्थ उस मलम को अपने जख्म पर लगा ही रहा होता है कि उतने में वो चेयर वहां से फिर गायब हो जाती है। मगर इस बार समर्थ जरा सा भी नहीं डरता। वो समझ जाता है कि उस चेयर का मकसद उसे डराना नहीं बल्कि उसका ख्याल रखना था। समर्थ के पास और चारा ही क्या था। जख्म पर पट्टी करने के लगभग 2 घंटे बाद समर्थ को अब उस दर्द से थोड़ी राहत मिल चुकी होती है। पिछले कई घंटों से समर्थ सिर्फ इस कमरे में बंद है। उसने एक बार भी कोशिश नहीं की घर से बाहर जाने की। और पैर में दर्द कम होते ही समर्थ जैसे होश में आ गया हो। वो सोचने लगता है कि कैसे भी करके मुझे यहां से निकलना है। हिम्मत करके वो अपने बेड से उठता है और उसे अभी भी अपने पैर में दर्द महसूस होता है, मगर वो फिर भी अपने कमरे के बाहर निकल जाता है। कमरे के बाहर इतना सन्नाटा है कि जैसे अभी तक मानो कुछ हुआ ही नहीं है। लंगड़ाते हुए समर्थ धीरे धीरे सीढ़ियों को उतरता है और फिर आंगन में आ जाता है। आंगन में पहुंचते ही समर्थ फिर एक बार किचन की ओर देखता है। किचन में अभी भी बिल्कुल वैसा ही अंधेरा था जैसा कि कुछ देर पहले था। समर्थ इस बार खुद को खींचते हुए स्टोर रूम की तरफ जाता है। स्टोर रूम में सब कुछ बिखरा हुआ है। वो टोकरी, वो जहर की शीशी भी अपनी जगह पर गिरी पड़ी है। सिवाय किचन के घर के बाकी कमरों की तरह स्टोर रूम में भी हल्की रोशनी थी। बिजली के उपकरण पुराने होने की वजह से स्टोर रूम में काफ़ी कम रोशनी थी।
अब समर्थ बिखरी हुई चीजों को समेटते हुए स्टोर रूम के अंदर रखी लकड़ी की अलमारी तक पहुंचता है। समेटी हुई चीजों को वापस टोकरी में रखकर अलमीरा के बाजू में रखता ही है कि उतने में उसके पैरों के नीचे कोई चीज उसे महसूस होती है। वो झुककर उस चीज को उठाता ही है कि ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि वो चीज एक पेचकस थी, जो एक हथेली जितनी भी बड़ी नहीं थी। छोटे पेचकस को पाकर समर्थ बिना निराश हुए कहता है, हाँ कुछ तो मिला आखिर। पेचकस लेकर वो दरवाजे की ओर बढ़ता है। दरवाजों में लगे छोटे छोटे कुंडों के पेचों को वो उस पेचकस से खोलने की कोशिश करता है। समर्थ को देखने से लग रहा था कि अब उसमें उस घर के लिए कोई डर नहीं बचा, मगर फिर भी पेचों को खोलने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि दरवाजों में ना किसी तरह का ताला था और ना ही कुंडी। मतलब ना ही उस दरवाजे पर कोई ताला बंद था और ना ही कुंडी से वो दरवाज़ा बंद था। फिर भी न जाने क्यों समर्थ अपने पागलपन में उस दरवाजे को उसी पेच से खोलने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद, दरवाजे को धक्का मारने के बाद दरवाज़ा न हिलता है न डुलता है। खोलने की कोशिश से असमर्थ होने पर समर्थ अब इस बार पेचकस की नुकीली ओर को खींचकर दरवाजे की लकड़ियों पे मार देता है, और ऐसा करते ही एक बार फिर घर की चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। वो इतनी तेज थर थर हिलती हैं कि जैसे वो समर्थ को एहसास करा रही हों कि घर में उसके अलावा भी कोई मौजूद है। और इस बार इस कंपन को समर्थ पूरे घर में देखता है। डाइनिंग टेबल की 6 की 6 चेयर साथ में आकर समर्थ के पीछे खड़ी हो जाती हैं। वो जैसे उसे दरवाजे के पास जाने से रोक रही हूँ। वो एक बार फिर पेचकस की नुकीली ओर से दरवाजे की लकड़ियों पर वार करता है। पूरे घर में एक चीख उठती है। उस चीख के साथ ही समर्थ को अपने पीछे एक खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई उसे घर की ओर वापस खींच रहा हो, उस दरवाजे से दूर कर रहा हो। इससे पहले कि वो दरवाजे से बहुत पीछे हो जाए, वो एक बार फिर उस नुकीली ओर से लकड़ियों पर वार कर देता है। और ये वार इतना जोरदार था कि जैसे घर इस वार को सह ना पाया हो और वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एक झटके में दरवाजा खुलने से घर के पीछे आ रहा एक खिंचाव जो समर्थ को अपनी ओर खींच रहा था, वो और तेज हो जाता है। समर्थ को अब अपने पीछे और ज्यादा तेज खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे वो उसे रोक रहे हों उस दरवाजे के बाहर जाने से, मगर फिर भी समर्थ पूरा जोर आजमाता है। और समर्थ को दरवाजे के बाहर एक रोशनी नजर आती है, जैसे कि दिन हो गया हो, और ये दिन का उजाला है जो दरवाजे के बाहर उसे दिखाई दे रहा है। और उस रोशनी में से एक आवाज महसूस होती है समर्थ को। पूरा जोर आजमाकर समर्थ अपने कदमों को उस दरवाजे की चौखट से बाहर लेकर आखिरकार चला ही जाता है। और जैसे ही वो उस रोशनी में पहुंचता है, उसको एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज समर्थ से कहती है, समर्थ, बेटा समर्थ, बेटा समर्थ। ना रुकने वाली गति से तेजी से सांस खींचता हुआ समर्थ फिर से अपने आप को अपने ही कमरे में अपने ही बेड पर पाता है। आंखें खुलते ही समर्थ ये नहीं भूलता कि घर का दरवाजा खुल चुका है। तेजी से उठकर वो वापस घर के दरवाजे की ओर भागता है, और एक बार फिर वो देखता है आंगन में पहुंचकर कि दरवाजा फिर से बंद है। भागकर दरवाजे के करीब जाकर वो उसकी पकड़ को थामकर अपनी ओर खींचता है, और इस बार दरवाजा आखिरकार खुल गया। दरवाजे के खुलते ही घर से बाहर जाकर वो देखता है कि बाहर वही कार खड़ी है जिसमें चाचा जी दिल्ली गए थे, और बाहर अभी भी शाम का ही वक्त हो रहा है। ये सब वो देख ही रहा होता है कि पीछे से चाचा जी आ जाते हैं। समर्थ, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्या हुआ जो तुम भागकर बाहर आ गए? हैरानी में समर्थ जवाब देता है, वो चाचा जी, वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर मैं क्या जवाब दूं। और वो चाचा जी को देखकर हैरान हो जाता है कि उतने में चाची जी कहती हैं कि लगता है बाबा ने कोई सपना देखा है। समर्थ कुछ समझ ही नहीं पाता। वो चाचा जी को हाल ही में बीती सारी बातें बताता है। चाचा जी सिर्फ हैरानी से समर्थ को घूर रहे होते हैं, उसकी सारी बातों को सुन रहे होते हैं।
समर्थ उस चेयर के पास भी जाता है, स्टोर रूम में भी जाता है, किचन में भी जाता है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता जो समर्थ चाचा जी को बताता है। समर्थ के साथ बीती ये सारी घटना देखकर चाचा जी कहते हैं कि बेटा तुम तो कनाडा में रहते हो ना, तुम भी ऐसी बातों को मानते हो। हिंदी फिल्मों जैसी बातें मत करो, वो सिर्फ एक सपना था, भूल जाओ। समर्थ मुंह झुकाकर अभी भी अपने वहम में खोया हुआ रहता है। कुछ ही देर बीतने पर चाचा जी कहते हैं कि आगे घाटी पर एक्सीडेंट हुआ है और रास्ता कल तक बंद है, जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा। और चाचा जी ने यह भी बताया कि घर आए तो दरवाज़ा खुला था, घर में तुम कहीं मिले नहीं थे, तुम्हारे कमरे में देखा कि तुम सो रहे हो। समर्थ तो जैसे इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर रहा था, वो सिर्फ उसी अपने सपने के वहम में खोया हुआ था। उसके पैर में वो चोट भी नहीं थी, यहाँ तक कि ना रात हुई थी, और जो समय उसके सपने में चल रहा था उस समय के विपरीत अभी भी यहाँ पर वही शाम हो रही थी जिस शाम में समर्थ का सपना चालू हुआ था। इस घटना के होने के बाद समर्थ उस घर में रुकना नहीं चाहता था। समर्थ घर से उसी वक्त जाने की सोचता है, क्योंकि उस घर में उसे एक बेचैनी महसूस हो रही थी। कि उतने में चाचा जी उसे कहते हैं कि आगे रास्ता बंद है, कल तुम हमारे साथ ही चलना बेटा, हम तुम्हें एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देंगे। और रास्ता बंद होने के कारण समर्थ को मजबूरन चाचा जी का कहना मानना पड़ता है। सब कुछ साधारण हो चुका था। अब समर्थ चाचा जी के कहने पर डिनर करके अपने रूम में जाता है और बिना सोए सुबह का इंतज़ार करने लगता है। जैसे जैसे रात बीतती जा रही थी, समर्थ के वहम से वो सपने वाली बात उतनी ही मामूली होती जा रही थी। समर्थ ये सोचने लग गया था कि चाचा जी और चाची जी उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। समर्थ एक पल तो खुद की इन बातों पर भी हंस देता है। उसे दरअसल अपने इस बात पे यकीन नहीं होता कि उसने एक सपने पे इतना यकीन कर लिया। लगभग पूरी रात एक सोच में डूबने के बाद सुबह होने से कुछ देर पहले ही समर्थ की आंख नींद में कब खुल गई उसे भी पता नहीं चला, और आखिरकार सुबह हो जाती है। समर्थ की नींद खुलती है और उठते ही समर्थ यही सोचता है कि सब कुछ मामूली है, वो सिर्फ एक सपना था। अब समर्थ के वहम से वो बात पूरी तरह से निकल चुकी थी। सुबह होने के कुछ समय बाद समर्थ तैयार होकर चाचा जी को ढूंढता हुआ आंगन में पहुंच जाता है। अब तक समर्थ को चाचा जी नज़र नहीं आते हैं, और फिर पूरे घर में एक हंसी गूंजती है। हंसी रुकते ही एक आवाज़ आती है घर में, बाबा। क्या उस घर में फिर पहुंच चुका था समर्थ? क्या उसका सपना ही उस घर में जाने की एक चाबी थी, या फिर मामूली लोगों की तरह वो सिर्फ समर्थ का एक मामूली सा सपना था? और क्या उस सपने से निकलने के लिए फिर से समर्थ को वो छोटा सा स्क्रू ड्राइवर मिलेगा? इस सवाल का जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल विजडम पर, और लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आप इसे पसंद करते हैं तो। अभी के लिए मैं गौरव आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियाँ लाता रहूँगा।